बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो तैयार हैं एक बेहतरीन से लेक्चर के लिए। लेक्चर किस पे है? आज बात होनी है सुचालकों की। तो सुचालक किसे कहते हैं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा कि सुचालक किसे कहते हैं। कुछ याद आया सुचालक? हाँ, वो जो आपके वैद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित करा देते हैं वो सुचालक कहलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। तो आज अगर इन्हीं कंडक्टर को हम आवेशित करें तो क्या होता है, किस तरीके से आवेश का वितरण होता है, इस सब पर चर्चा होनी है। दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं सुचालक की। तो सुचालक की सभी को परिभाषा बहुत आसानी से पता है कि भाई सुचालक जो होते हैं वो वैद्युत धारा को प्रवाहित करा देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सुचालक है, तो सुचालक क्यों विद्युत धारा को प्रवाहित करा पाता है? क्योंकि इसके पास सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल या धातु की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से आपके फ्री होते हैं। कोई वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड होता है, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है चालक के भीतर कहीं भी आ जा सकते हैं। ये आपके बंद बनाने में प्रयोग में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये फ्री है। जैसे ही आप वैद्युत विभव को लगाते हैं तो ये एक बल महसूस करते हैं और इनका प्रवाह चालू हो जाता है। लेकिन हम यहां पर ये नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने बाहर से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दिए और लाके इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब इलेक्ट्रॉन में ये गोला समझिएगा, कैसा गोला है? ये ठोस गोला है। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये आपको किताबों में बिल्कुल नहीं मिलेगा और बहुत मुश्किल से ऐसी चीजें डिटेल में मिलती हैं। हाँ, अगर आप किसी फॉरेन राइटर की किताब पढ़ेंगे तो जरूर देखने को मिल जाएंगी चीजें। तो आपने क्या किया, ठोस गोले के अंदर एकदम पी पॉइंट पे जाके इंजेक्ट किया। ठीक, तो यहां पर से आपने बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि अंदर वाले क्लाउड के जो आपके इलेक्ट्रॉन का बादल बना हुआ है ना, कई सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे वो इकट्ठे हैं और पूरा, वो ये बाहर वाले आए इलेक्ट्रॉन को महसूस करेंगे और इस पे क्या लगाने लगेंगे? बल। ये बल लगाएंगे तो इसे और धकेलेंगे और धकेलेंगे और धकेलेंगे। और कब तक धकेल सकते हैं? जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं खुद को सतह पे वितरित ना कर ले। तो आपने आवेश तो अंदर दिया, पी पॉइंट पर, केंद्र पर दिया, किंतु ये आवेश पहुंच कहां गया? ये आवेश पहुंच गया सतह पर। तो आज जो अभी डिस्कस कर रहा हूं मैं सुचालकों पे पर आवेश का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर्स। तो आपने अंदर इलेक्ट्रॉन दिए थे और वो पहुंच कहां गए? खुद को बाहर की तरफ। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन क्लाउड उन्हें पुश कर रहा था, बाहर पहुंच गए, इससे ज्यादा बाहर धकेल नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये परिस्थिति हुई। अब मान लेते हैं कि हमने क्या करा, हमने कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अंदर वाले पॉइंट पी से निकाल लिए, बाहर निकाल लिए। तो पीछे क्या रह जाएगी? वैकेंसी रह जाएगी खाली, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज जो वैकेंसी, भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस इलेक्ट्रॉन, इस वैकेंसी पे खाली इलेक्ट्रॉन ये भरा होगा, ये कूद के इसमें बैठ जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगी? एक वैकेंसी बन जाएगी। उसके पड़ोस वाला इस पे कूद के बैठ जाएगा। फिर यहां पर एक वैकेंसी बन जाएगी। फिर इसके पड़ोस वाला एक कूद के बैठ जाएगा, तो यहां पर एक वैकेंसी बन जाएगी। तो कुल मिला के आप देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच जाता है? सतह पर पहुंच जा रहा है। कहां पहुंच गया? सतह पर। आवेश अंदर दिया था ठोस गोले पे। कैसा गोला है? सुचालक है। सुचालक है सर ये। और कहां पहुंच गया? सतह पर। अतः यहां से हम एक बात समझते हैं कि सुचालकों पे के अंदर आवेश हमेशा शून्य होता है। या फिर इस बात को बेटा हम ऐसे कह सकते हैं, यदि किसी सुचालक पर, लिख लीजिएगा साथ ही साथ, किसी सुचालक पर हम बाह्य आवेश देते हैं, बाह्य आवेश देते हैं, धनात्मक हो या
ऋणात्मक, तो वह आवेश सुचालकों की बाह्य सतह पर, या सतह पर भी लिख सकते हैं, बाह्य सतह पर वितरित हो जाता है। ये एकदम आसान सी बात है जो हमें सुचालकों के लिए याद रखनी है। ठीक, तो सुचालकों पे आवेश का वितरण आपको आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, अब कोई सी भी बॉडी हो, अगर कंडक्टर कही है आपसे, तो आप समझ लें कि इसके ऊपर जितना भी आवेश है वो उसकी बाह्य सतह पर होगा, इसकी बाउंड्री पे होगा। ठीक है, इसके किनारे पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि व्हाट विल हैपन कि अगर आप सुचालकों को वैद्युत क्षेत्र में रखें, अगर सुचालकों को वैद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में सुचालक, तो बेटा क्या होगा कि मान लेते हैं एक ठोस गोला है, इस ठोस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, आपने एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसको रख दिया। ठीक है, अभी मैं आगे की फील्ड लाइंस नहीं बना रहा हूं, उसको हम बाद में देखेंगे कि क्या होता है फील्ड लाइंस पे, वो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, उसके बाद देख लेंगे। तो अब क्या होगा इस सुचालक, अब ये सुचालक के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री किसके लिए? ऐसा नहीं है कि साबुन शैम्पू के साथ फ्री होते हैं कुछ, नहीं, ये फ्री होते हैं घूमने फिरने के लिए कंडक्टर के अंदर ही। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक बल, भाई इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत दिशा में एक बल अनुभव करेगा, तो ये इकट्ठे होने लगेंगे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इकट्ठे होने लगेंगे। आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, तो जो ये इलेक्ट्रॉन थे ये कहीं की जगह छोड़ के आएंगे, तो पीछे की जगह मान लेते हैं छोड़ के आएंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगा होगा इस तरीके से। तो आप देखें कि इधर ऋणात्मक आवेश है, इधर धनात्मक आवेश है, तो एक अंदर भी फील्ड बन गई इनसाइड। और ये वितरण कब तक होगा आप सोचिए, इलेक्ट्रॉन सारे फ्री है, ये वितरण कब तक होगा? ये वितरण तब तक होगा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अंदर किसी भी लगने वाले इलेक्ट्रॉन पर लग रहा कुल बल शून्य ना हो जाए। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है? वैद्युत स्थितिकी की परिस्थिति में आवेश गति नहीं कर रहा होता है, आवेश स्थिर होता है। तो आवेश कब स्थिर हो पाएगा? भाई आवेश पे दो बल लग रहे हैं, पहला तो जो बाह्य आपने वैद्युत क्षेत्र लगाया है उसकी वजह से बल लग रहा है, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है। अब बाह्य जो आपका वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र है, वो उसकी दिशा ये है, जिसे हम ई एक्सटर्नल, ई नॉट क्या है, ई एक्सटर्नल कह रहे हैं। और अंदर क्या हुआ, जो आवेश का वितरण हुआ, तो उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड फील्ड आ गई, तो वो फील्ड किधर की तरफ आई, इस दिशा में आई। अब देखो ऋणात्मक आवेश है, तो अप्लाइड फील्ड की वजह से, यानी कि बाहर ही आपकी जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी वजह से जो आपकी इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, जिसे हम ई एफ नॉट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक आवेश है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। और ये इंड्यूस्ड फील्ड है, जो प्रेरित आपकी वैद्युत क्षेत्र आया, इस पर जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, जिसे एफ आई कह रहे हैं। अब वैद्युत स्थितिकी की परिस्थिति में आवेश रहता है स्थिर, तो हमारा जो ये तभी संभव है कि जब एफ नॉट बराबर हो जाए एफ आई के। तो एफ नॉट क्या है, ई नॉट क्यू बराबर हो जाए ई आई क्यू के। ई नॉट क्या है, बाह्य आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अप्लाइड करी है, और ई आई क्या है, जो अंदर इंड्यूस हो गई इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता चला अच्छा ई नॉट बराबर ई आई होगा। तो वैद्युत स्थितिकी की जैसी परिस्थिति आएगी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जैसी आएगी, वहां पर आपका जो वैद्युत क्षेत्र इंड्यूस्ड हो रहा है अंदर, वो क्या हो जाएगा, विपरीत आ जाएगा। और कितना आएगा, जितना बाह्य आपने लगाया, तो कुल कितना हो गया। तो कुल के लिए देखो क्या हो रहा है अंदर, मेटल के अंदर देखिएगा बच्चों, सुचालक के अंदर की बात कर रहा हूं। सुचालक के अंदर अगर देखें
तो एक तो आपने जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा रखा है वो ई नॉट, और एक जो इंड्यूस हो गया वो ई आई, दोनों परिमाण में बराबर है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो कुल ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई आई या ई नॉट माइनस ई आई, दोनों बराबर है तो जीरो। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, किसी कंडक्टर के अंदर, किसी सुचालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो इस बात को लिखेंगे, वैद्युत स्थैतिकी की अवस्था में कुल सुचालक के अंदर, सुचालक के अंदर किसी बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, शून्य होती है। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा। अब क्या ये चीज गॉस के नियम से भी प्रूफ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा कैसे प्रूफ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने किसी बॉडी थी, कोई भी बॉडी थी, इसके ऊपर जो है हमने क्या करा, एक क्यू आवेश दे दिया। ये क्या है, सुचालक है, और इस पे आवेश दे दिया क्यू, तो वो सारा का सारा आवेश कहां चला जाएगा, सतह पर चला जाएगा। मानते हैं सभी लोग? धनात्मक आवेश दिया, पहले कैसा था, न्यूट्रल था, बाद में पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो सारा का सारा किस पे आ गया, सतह पे आ गया, सतह S1 पे। अब मैं किसी इस सुचालक के अंदर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहता हूं, तो यहाँ पे क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस ले लूंगा, इसको कहता हूं S, वो गॉसियन सरफेस है। अब जो भी चार्ज था वो कहाँ गया, बाहर। अंदर S सरफेस के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र, या मैं कहूं S के अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है उसका मान क्या है, जीरो। तो आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड बाई जीरो, जो कितना, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एनक्लोज्ड यानी कि परिबद्ध आवेश का मान शून्य है, तो फाई शून्य हो गया, यानी कि E इंटू 4 पाई r² क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यानी कि E बराबर क्या हो गया, शून्य। तो इस बात को हम यहां से भी देख सकते हैं कि किसी आवेशित सुचालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब गॉस का नियम का प्रयोग करते हुए हम जानेंगे कि विभिन्न आवेशित सुचालकों की वजह से क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें होनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।